आज हम लोग टॉपिक करने जा रहे हैं बेटा वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। वैल्यूएशन ऑफ शेयर। लिखिए। कॉन्सेप्ट वन, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर। लिखिए बेटा। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर is calculated as value per share equals to फुल्ली पेड अप शेयर। अगर ये फुल्ली पेड अप है तो ये बराबर होगा बेटा नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। वैल्यू पर शेयर, अगर ये पार्शली पेड अप है तो वैल्यू ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर माइनस अनपेड कॉल पर शेयर। लिखिएगा वेयर नेट एसेट्स, नेट एसेट वैल्यू per share is calculated as capital employed में से माइनस कर देंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस कर देंगे अरियर्स ऑफ डिविडेंड माइनस कर देंगे प्रपोज्ड प्रेफरेंस डिविडेंड इसमें ऐड कर देंगे नोशनल कॉल ऑन पार्टली पेड अप शेयर ऐड कर देंगे गुडविल
ऐड कर देंगे शेयर सस्पेंस अकाउंट, ऐड कर देंगे नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, जो निकल के आएगा इसको बोलेंगे नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। हो गया, समझाऊं? चलो सामने देखो बेटा। देखिए सब लोग, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर। देखो इधर, वैल्यूएशन ऑफ शेयर। अब ये वैल्यूएशन ऑफ शेयर है क्या, पहले तो सब लोग देखना। एक बात आपके दिमाग में आ सकती है कि सर ऐसा है, जो शेयर होता है हमने तो अभी तक सुना था इसकी एक फेस वैल्यू होती है और एक मार्केट वैल्यू होती है। मार्केट वैल्यू हमें शेयर मार्केट से पता चल जाती है ये कितने का ट्रेड हो रहा है। फेस वैल्यू दे ही रखी होती है, हर शेयर की फेस वैल्यू होती है। तो फिर वैल्यूएशन की जरूरत क्या है ना? आप समझना बेटा। देखो, फेस वैल्यू तो बिल्कुल बेकार है। न जाने कब, मान लीजिए पुराना शेयर है तो न जाने कब ये शेयर इशू किया गया रहा होगा, हो सकता है 10 रुपए में इशू किया रहा गया हो, आज बाजार में कीमत कुछ और चल रही हो। तो फेस वैल्यू तो हमारी किसी काम की नहीं होती, ये खाली नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के काम आती है। समझ गए ना? जैसे आप ऐसे समझ लो, कोई लैंड है, 10 साल 15 साल पहले लैंड परचेज करी थी, तो जो उसके पेपर्स में उसकी वैल्यू है वो उसकी फेस वैल्यू होगी। वो किस काम की है? ना उस वैल्यू पे खरीदी जाएगी ना बेची जाएगी। जो काम होगा वो मार्केट वैल्यू पे होगा। बात समझ रहे हो? अब सुनना बेटा, तो फेस वैल्यू इसलिए हमारे काम की नहीं है। अच्छा, मार्केट वैल्यू ये मार्केट पे डिपेंड करती है, मार्केट में हमारा शेयर किस भाव पे ट्रेड हो रहा है, खरीदा बेचा जा रहा है। लेकिन हमारे पास वैल्यूएशन के इससे अच्छे मेथड्स हैं, वो हम यहाँ सीखने जा रहे हैं। जैसे मैं समझाता हूँ। सबसे पहला मेथड हमने शुरू किया इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर। अब ये क्या होती है, एक बात देखो। मान लो बेटा, ये इक्विटी शेयर कैपिटल है, ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, ये डिबेंचर है, ये लोन है, इधर लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, कैश, ये सब हमको दे रखा है। सब लोग सोचना। अब इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है समझना यहां पे। अगर आज ये कंपनी बंद हो जाए तो हर एक शेयर होल्डर को कितना पैसा मिलेगा, यही इंट्रिंसिक वैल्यू है। समझ गए ना? अगर आज ये कंपनी बंद हो जाए, अब समझना, अगर ये कंपनी बंद होगी तो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, मान लो मैं कैश हटा देता हूं, ये सब के सब बेच दिए जाएंगे। बेचने के बाद जो पैसा आएगा उससे लायबिलिटी की पेमेंट हो जाएगी।
उससे लाइबिलिटी की पेमेंट हो जाएगी। प्रेफरेंस शेयर्स भी आउटसाइडर की तरीके से ट्रीट होते हैं। लोन का पेमेंट कर दोगे, डिवेंचर की पेमेंट कर दोगे, प्रेफरेंस शेयर की पेमेंट कर दोगे। जो बचेगा ये इक्विटी वालों के लिए है। मान लो यहाँ पे 1 लाख रुपए बचा, थोड़ी देर के लिए 1 लाख रुपए बचा। अब 1,000 इक्विटी शेयर हैं, डिवाइड कर दिया तो हर एक आदमी को 100 रुपए मिलेगा। यही वैल्यू है, इसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। समझ आए? दिमाग में ऐसे बैठा लो, कुछ रटने वटने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम ये एज्यूम कर लें कि आज ये कंपनी बंद हो जाएगी, तो एक शेयर होल्डर को एक शेयर के बदले में क्या मिलेगा? दिस इज नोन एज इंट्रिंसिक वैल्यू। अब ये देखो हमने क्या लिखा, नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब यही। समझ गए ना? दूसरा, इसको डिवाइड कर दे नंबर ऑफ शेयर से। अब मान लो एक सेकंड के लिए 1 लाख शेयर हैं, 1 लाख रुपए बचे, 1,000 शेयर हैं, तो हर शेयर होल्डर को 100 रुपए दिए जाएंगे। 100 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन मान लो उसमें से कुछ शेयर पार्टली पेड अप है। पार्टली पेड अप है, तो जितना पैसा, मान लो 20 रुपए उन्होंने नहीं दिया है, तो 20 रुपए इसमें से काट लेंगे, उनको इतने पैसे दे देंगे। तो अगर फुल्ली पेड अप है तो हम लोग इस तरीके से काम करेंगे, पार्टली पेड अप है तो इस तरीके से काम करेंगे। बताओ, बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ऐसे हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और बेटा आइए इस पे एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, कैसे कैसे हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90। देखिए जरा, कह रहा है द बैलेंस शीट ऑफ सुपर साउंड लिमिटेड इज एज गिवन बिलो। ये पूरी बैलेंस शीट ही दे दी। अब हमसे कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू वैल्यू द कंपनी शेयर एक्स डिविडेंड। एक्स डिविडेंड कैलकुलेट करके हमें बताना है। तो अब हम शुरू कर रहे हैं। अब बताओ बेटा, सारे एसेट्स बेच दोगे? ठीक है, तो मैं, अच्छा एक बात और, इधर देखो सब बच्चे, ये क्या चीज है? बैलेंस शीट। लेकिन ऐसा हो सकता है 2.5 लाख वाली बिल्डिंग 3 लाख में बिक जाए, तो जितने में बिकेगी वो वैल्यू लेनी है, बुक वैल्यू से मतलब नहीं है। अगर ये न दिया हो तो फिर बुक वैल्यू हमारे काम की है, तो इसका मतलब बुक वैल्यू पे निकली। समझ गया ना? किसी चीज की मार्केट वैल्यू दे रखी है तो आप उसी वैल्यू को कंसीडर करेंगे। अब वो कह रहा है बिल्डिंग को 3 लाख में बेचा, ये नहीं लिखेगा बेचा, वो कह रहा है इसकी वैल्यू ये है। वो तो मैंने आपको समझाने के लिए कह दिया कि एसेट बेच दिए जाएं तो। ठीक है, बिक नहीं रहा है वाकई में कुछ, बिल्डिंग है 3 लाख की। मशीन है 375 की। डेटर्स हैं 10,000 के। 10,000 नहीं है, डेटर्स इंक्लूड 10,000 इररिकवरेबल। अच्छा, तो जितने के डेटर हैं 240 के, उसमें से 10,000 माइनस कर दो। फिर आगे बेटा कह रहे हैं गुडविल 272800 की गुडविल है। ये हो गया, तो मैंने बिल्डिंग लिख दी, मशीन लिख दी, डेटर हो गया। आगे स्टॉक दे रखा है 4,50,000 का।
बैंक दे रखा है 90,000 का, बैंक दे रखा है 90,000 का। अब इसमें से पेमेंट करो आउटसाइडर लाइबिलिटी का। किसी भी लाइबिलिटी की मार्केट वैल्यू नहीं दी है, तो इसका मतलब सबको बुक वैल्यू पे पे ऑफ करना है। बैंक ओवरड्राफ्ट 90,000, फिर उसके बाद ये 15,000, इसका टोटल इतना नहीं आएगा। उसके बाद बेटा क्रेडिटर्स हैं अपने पास 165 के। असल में ना इसमें एक हो गया मिस ये, हाँ, इक्विटी बेटा ठीक है। तुम लोग में अलग है क्या है बताओ? क्रेडिटर 90, बैंक ओडी 15 और 165 डिविडेंड 90। ये ऊपर वाले दोनों सही हैं, ठीक है। तो बैंक ओडी हो गया, लिखते हैं क्रेडिटर 90,000। बैंक ओडी क्रेडिटर। अब ये बताओ बेटा, इधर देखना, प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रोविजन फॉर डिविडेंड जानते हो इन दोनों का मतलब क्या होता है? सब लोग सुनना, अब ध्यान से इसको समझ लो तो अच्छे से कभी दिक्कत ही नहीं होगी। देखो, इनकम टैक्स में पढ़ते हो, एक असेसमेंट ईयर होता है, एक प्रीवियस ईयर होता है। मैं प्रीवियस ईयर का टैक्स असेसमेंट ईयर में जमा करवाता हूँ। अच्छे से सुनना बेटा, तो ये बताओ, प्रीवियस ईयर का जमा तो करवाते हैं असेसमेंट ईयर में, तो इसका मतलब अगर असेसमेंट ईयर में लिखेंगे तब तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट की धज्जियां उड़ जाएंगी। अक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है, या पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट कहता है, एक पीरियड का खर्चा उसी साल के ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट में दिखना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ का जो मेरा टैक्स है वो यहीं के ट्रेडिंग पीएल में आना चाहिए, तो पीएल में आएगा। अब टैक्स दिया तो है, नहीं तो आए कैसे? तो कहा जाता है किसी से कैलकुलेट करा लो, किसी टेक्निकल पर्सन से, जितना वो बताता है उतने की प्रोविजन बना के डेबिट कर दो। जैसे डाउटफुल डेट की प्रोविजन बना लेते हो, होता बाद में है, यही होगा, कभी कम कभी ज्यादा, तो उतने का ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो प्रोविजन फॉर टैक्स लिखने का मतलब ये इसी साल का टैक्स है, अप्रोक्सीमेशन बेसिस पे कैलकुलेट करके लिख दिया गया है, तो इसको भी देना पड़ेगा, ये मानते हुए माइनस कर देंगे। आई बात समझ में? और प्रोविजन फॉर डिविडेंड का मतलब हुआ कि एनुअल जनरल मीटिंग में इतने का डिविडेंड प्रपोज हो गया है, तो देना तो पड़ेगा ही। ठीक है, देना पड़ेगा, तो वो डेबिट कर दिया गया है। अच्छा, दोनों गए नहीं है इसलिए लाइबिलिटी साइड में दिख रहे हैं, पीएल में ऑलरेडी डेबिट हो चुके होंगे। बात समझ में आई? तो देना ये भी पड़ेगा, माइनस करिए। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डिविडेंड। प्रोविजन फॉर टैक्स है 165, डिविडेंड है 90, माइनस करिए। ये है। अब ये बेटा, इसी को हम बोलते हैं नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अब जरा एक नजर देखो सामने, 10 रुपए का एक शेयर है, 9 लाख की कैपिटल है, तो 9,000 शेयर है, 90,000। अच्छा, ये 90 है ना? अच्छा, 90,000 शेयर है। ये बेटा ना,
ये भी टाइपिंग में कुछ गड़बड़ है, ये 90,000 होगा। आप एक बार अब क्वेश्चन कर लेना, तो फिर अभी कर लेना, या तो ये 90,000 होगा, नहीं तो ये 100 रुपये होगा कुछ, ये शेयर 9,000 है, वो अभी ठीक कर लेंगे हम लोग। अब नंबर ऑफ शेयर, अगर 9,000 हैं तो इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई 150.87। ठीक है बेटा, आया समझ में? ऐसा एक क्वेश्चन होमवर्क दे दूं? होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 95। एटी फाइव। और हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79। बेटा ये भी तो वैसे ही है ना, हो जाएगा। बैलेंस शीट दे रखी है, तो ये भी मैं होमवर्क ही दे रहा हूँ। कहाँ से बेटा? 79 में? नहीं। हम्म। अरे देखो, लैंड एंड बिल्डिंग ले लोगे आप 240 का, गुडविल 160 की नहीं है तो भी ले लेंगे 160, और प्लांट एंड मशीन 120, आउट ऑफ डेटर 8 आर बैड डेट, तो ये 80 हो जाएगा अपने पास। प्लांट 20 की होगी, ये 48 का होगा, बैंक 52 का होगा। ठीक है, बैंक 52 का होगा। और ये थोड़े ना, हमारी कंपनी बंद होगी तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कोई थोड़े ना खरीदेगा, ये तो लॉस है ना। इसमें से माइनस क्या क्या करोगे? एक तो 128 सन्ड्री क्रेडिटर्स, एक प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, बस। बाकी ये तो शेयर है, ये दोनों रिजर्व हैं। जो आएगा उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा।
चलो एक और करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73। देखिए क्या लिखा है। 73, अब ध्यान से सुनिए। टोटल एसेट्स ऑफ एक्स लिमिटेड आर 2,23,00,000। टोटल लाइबिलिटीज आर दिस। तो ये बताओ, जो अभी बारी बारी एसेट दे रखे थे इसने एक ही में दे दिया, लाइबिलिटी एक में दे दी, तो दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, अब यहां देखना। तो मैंने लिखा टोटल एसेट्स 23,00,000, टोटल लाइबिलिटीज 12,00,000, माइनस कर दिया। अच्छा, कितना है बेटा? 11,00,000। अब जरा रुक जाना, एक एडजस्टमेंट है। अब वो कहता है एक्सपर्ट वैल्यू गुडविल ऑफ द कंपनी इज 650। कहता है कंपनी की जो गुडविल है वो भी 650 की है। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, दो क्वेश्चन अभी हमने किए, दोनों में गुडविल बैलेंस शीट में नहीं थी, अलग से दी थी। ठीक है, क्यों? बैलेंस शीट में गुडविल का होना अच्छी बात नहीं। या तो परचेज्ड गुडविल हो, और अगर परचेज्ड नहीं है तो एक मिनट के लिए सोचो, सेल्फ जनरेटेड जो गुडविल होती है खरीदी तो जाती नहीं, तो एंट्री नहीं बनती उसकी, तो कैसे आ जाएगी बैलेंस शीट में? भाई रूट तो वही है ना, एंट्री जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल, ट्रायल से ट्रेडिंग पीएल, बैलेंस शीट। तो अगर आप सेल्फ जनरेटेड गुडविल बैलेंस शीट में लिख रहे हो तो इसका मतलब यू डोंट हैव एनफ एसेट्स। लाइबिलिटीज ज्यादा हैं, एसेट्स कम है, तो आप टैली करवाने की कोशिश कर रहे हो खाली। आई बात समझ में? तो क्योंकि गुडविल बैलेंस शीट में नहीं होती, कुछ दिया नहीं है, तो हम ये मान के चलेंगे ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं है, सेल्फ जनरेटेड है। तो 650 की ये बिकेगी, तो इसमें 650 और जुड़ना चाहिए था ना, तो अब नहीं हो पाया तो नीचे जोड़ देंगे, ऐड कर दो। एक ही बात है, चाहे ऊपर कर दो चाहे नीचे। $6,50,000, ये आ गया 1750, 17,50,000। आगे देखना बेटा। आगे देखिए, अब आगे वो हमसे कहता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये आ गया। अब बेटा हमसे कहा जाता है, सब लोग देखो, ये बताओ, इधर देखिएगा। आपने किसी कंपनी का शेयर परचेज कर लिया, कंपनी टुकड़ों में पैसे मांगती है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, सेकंड कॉल, होता है ना। तो बेटा आपकी लिमिटेड लाइबिलिटी होगी या अनलिमिटेड? लिमिटेड, पार्टनरशिप पे अनलिमिटेड। आप उतने के लिए ही जिम्मेदार हैं जितने का आपने शेयर खरीदा, और जितने का आपने शेयर खरीदा वो आपको देना पड़ेगा इवन इन केस ऑफ लिक्विडेशन। ठीक है, ध्यान से सुनो। तो अब ये सब बातें समझ लेना, तो रटना नहीं पड़ेगा। 10 रुपए का शेयर है, ये तो फुल्ली पेड अप है। 5 रुपए का शेयर है, 3 रुपए ही पेड अप है, तो इनसे 2 रुपए मंगवाया जाएगा। ठीक है, तरीका ये है, मेरी बात सुनो बेटा, अब अच्छे से समझना बात को। अब करना क्या है, ये तो आ चुका है 17,50,000। अगर मैं इसी 17,50,000 को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दूं तो इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है, मेरे पास है 50,000 शेयर, मैं इससे डिवाइड करता हूं तो समझ में आता है। लेकिन अब क्या प्रॉब्लम क्या है, सुनो। ये वाले शेयर 10 रुपए के एक हैं, और ये वाले शेयर 5 रुपए के एक हैं, तो इनको इक्विवेलेंट बनाना पड़ेगा। इक्विवेलेंट का मतलब मैं इसको कह सकता हूं
10 रुपए का एक शेयर बराबर 5 रुपए के 2 शेयर, कह सकते हैं ना। तो इसको मैं ऐसे समझ सकता हूं, आप अभी लिखना नहीं, 50,000 शेयर्स ऑफ ₹5 ईच। ठीक है, अब आगे सुनो। और ये हो गए 25,000 शेयर ऑफ ₹5 ईच, ये भी हो गए। लेकिन ये फुल्ली पेड अप हैं और ये वाले पार्शियली पेड अप हैं। तो अब फिर प्रॉब्लम आएगी, तो फिर प्रॉब्लम आएगी, बात समझना बेटा। तो अब क्या होगा, हम हम नोशनल कॉल कर लेंगे। नोशनल कॉल, नोशनल कॉल क्या है, अच्छे से बात सुनो। नोशनल कॉल का मतलब हम कहते हैं, हम कहेंगे कि ऐसा है, अगर हम इक्विटी वालों से पैसे मंगवा लें, मंगवा नहीं रहे हैं, खाली कैलकुलेशन कर रहे हैं कि अगर ये जो 2 रुपए बाकी हैं इन लोगों के, इनके, अगर इनसे 2 रुपए मंगवा लें तो 50,000 और आ जाएगा। अगर मंगवा लें, मंगवाया नहीं है, मंगवा लें तो 50,000 और आ जाएगा। आ जाएगा तो यही 17 लाख हो जाएगा 18 लाख का। बताओ बेटा, ये 18 लाख हो जाएगा। और फिर हम कहेंगे ये नोशनल को कॉल कर दी किससे, एट ₹2 फ्रॉम 25,000 शेयर्स। इनसे हमने नोशनल कॉल कर दी। अब ये बेटा, अब मैं कहूंगा, अब मैं इसको डिवाइड कर दूं नंबर ऑफ शेयर से। तो नंबर ऑफ शेयर में हम लिखेंगे, देखो, जो 25,000 शेयर थे, कौन से 10 रुपए वाले, उसको 50 कर देंगे और 25 ये, तो कितने हो गए, 75,000 शेयर। कैसे, हाँ, 25,000 शेयर को हमने दो दो कर दिए, 5 रुपए का एक, और प्लस 25,000 और। बेटा देखो, लगी है क्या वहां पे, अच्छा रुको, ये लो बेटा। अच्छा, डिवाइड करो, कितना आया बेटा, 24, 24 आया। अब देखो, लेकिन सबके लिए अलग अलग निकलेगा। अब अगर 5 रुपए के फुल्ली पेड अप है, 5/3 पेड अप, तो अब ऐसे करेंगे, देखो, अगर 24 रुपए है, बेटा सब सामने कैलकुलेशन देख लो, अगर 24 रुपए की इंट्रिंसिक वैल्यू आई है, 24 रुपए की इंट्रिंसिक वैल्यू आई है, ये 24 आ रहा है ना, 24 आ रहा है। तो अब इसको ये जो 24 रुपए आई बेटा, ये 24 रुपए कैसे आई, कोई बताएगा। हमारे पास जो शेयर्स थे 10 रुपए वाले, उनको 5-5 के दो कर लिए थे, और 25,000 ये तो थे ही थे, इनसे नोशनल कॉल कॉल करवा ली थी, तो ये सब 5 के हो गए थे। तो ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू 24 रुपए आई है, 24 रुपए ये आई है 5 के लिए, तो 10 के लिए कितनी होगी, कितना आएगा, 48।
और 3 रुपए के लिए क्या हो जाएगी? अब ये जो आया बेटा, इसी में से जितना इनका अनपेड अमाउंट है वो माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा? 46। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अब नेक्स्ट। अब बिल्कुल ऐसा ही है बेटा, 71। ये आप होमवर्क करेंगे। वो ऐसा है ना बेटा, जो आंसर इसमें नहीं आ रहा है आपका, ये थोड़ा सा इसमें गड़बड़ है। ये ऐसे है, ये 50,000 है पूरा, ये भी 50,000 है, दोनों 50-50,000 के। तो जो 50,000 शेयर हैं 10 रुपए वाले, तो वो तो 50 के ही रहेंगे। मान लो किसी में कन्वर्ट कर दो, 10 में 5 में क्या फर्क पड़ता है? ठीक है। और देखो, हम ऐसे कर सकते हैं ना सब बच्चे, देखो इसको 50,000 रहने दो, ये 50,000 है 5 रुपए का, तो इसको मान सकते हैं 25,000 10 रुपए का। समझ गया ना? तब ये हो जाएगा 75, ये करेक्शन कर लो। और फिर ये जो 75 आएगा वो 10 रुपए की फेस वैल्यू का आएगा। और तब हम कहेंगे अगर ये 10 का है तो 5 का कितना होगा, तो इसका आधा हो जाएगा। और इसमें से ये माइनस कर दोगे तो ये 10 हो जाएगा। अब आंसर आ रहा होगा। हाँ, अब ठीक कर लो। ये 75,000 लिखा है, आप समझ जाओ। ठीक है, आगे बढ़े। लिखिए। अगला मेथड। अगला है बेटा कॉन्सेप्ट 2। यील्ड बेस्ड वैल्यूएशन ऑफ शेयर।
लिखिए, यील्ड बेस्ड वैल्यूएशन may take the form of valuation based on rate of return the rate of return may imply rate of earning or rate of dividend. When only a few shares are sold, the rate of dividend basis will be appropriate. When controlling shares are to be sold, the rate of earning should be the basis. लिखिए, yield based yield value based on expected dividend ये है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से माइनस कर दें इंटरेस्ट तो आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स इसमें से माइनस कर दें टैक्स तो आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसमें से माइनस कर दें ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व इसमें से माइनस कर दें ट्रांसफर नहीं प्रेफरेंस डिविडेंड अब जो बचेगा ये है नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर और इसको डिवाइड कर दें ये आ गया। अब इसके बाद लिखेंगे स्टेप 1 ये है स्टेप 2 कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड डिविडेंड ये हो जाएगा नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय पेड अप इक्विटी कैपिटल into 100। स्टेप 3
वैल्यू पर शेयर equals to expected dividend divided by normal rate of return into paid up value per share. हो गया बेटा? दो मेथड और हैं छोटे छोटे, वो भी लिख लो, फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 3, फेयर वैल्यू मेथड। लिखिए, वैल्यू पर शेयर इक्वल्स टू इंट्रिंसिक वैल्यू, यील्ड वैल्यू डिवाइडेड बाई 2। कॉन्सेप्ट 4, वैल्यूएशन based on price earning ratio। देखिए, मार्केट वैल्यू पर शेयर इक्वल्स टू ईपीएस into PE ratio। EPS equals to profit available for equity shareholder divided by number of share। P ratio equals to market value per share divided by EPS, earning per share। मतलब बेटा मैं समझ नहीं। ये यहीं से निकल रहा है ना बेटा? हम्म। नहीं नहीं बेटा, ठीक है। अरे बेटा इधर देखो ना, ये इधर जाके डिवाइड होगा ना। ठीक है, हो गया बेटा? अब शुरू करते हैं, अब ध्यान से सुनिए।
अब ये देखो, एक बात, इंट्रिंसिक पढ़ चुके हो, यील्ड में पढ़ाने जा रहा हूँ। अगर मान लो फेयर वैल्यू मेथड कहा जाए तो इंट्रिंसिक और यील्ड का एवरेज होता है। तो ये तो अगर मुझे इंट्रिंसिक और यील्ड आता है तो ये आराम से हो जाएगा। और ये देख लो, ये भी समझ लो बेटा। देखो, अगर हम प्राइस अर्निंग रेशियो की मदद से निकालें मार्केट वैल्यू, तो ऐसे होता, देखो, ईपीएस को प्राइस अर्निंग रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो तो मार्केट वैल्यू आ जाती है। प्राइस अर्निंग रेशियो का मतलब कितने में शेयर खरीदा, क्या कमाया। हम्म ऐसे समझो। तो मार्केट वैल्यू आएगी अगर ईपीएस को पी रेशियो से मल्टीप्लाई कर दें। ईपीएस आती है, सबको पता है, प्रॉफिट जो इक्विटी वालों के लिए बचा उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दो, ईपीएस आ जाएगी। और जैसे ही, और पी रेशियो क्या होता है, मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय ईपीएस होता है। तो कुल मिला के अगर हमें मार्केट वैल्यू चाहिए तो हमें ईपीएस चाहिए होगा, पी रेशियो चाहिए होगा, हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास मार्केट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ आओ बेटा, यील्ड वैल्यू बेस्ड मेथड ये क्या है, ये भी कुछ नहीं है, आप बस यही ध्यान रखो। चलो बताओ, पिछले मेथड में इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड में निकाला, तब भी यही निकाला कि अगर आज कंपनी बंद हो जाए तो एक इक्विटी शेयर होल्डर को क्या मिलेगा। यहाँ भी ऑब्जेक्टिव वही है। अब ये बताओ, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ये था, उसमें से इंटरेस्ट दे दिया, आफ्टर टैक्स, बिफोर टैक्स बच गया, टैक्स जमा करवा दिया, आफ्टर टैक्स हो गया, जो रिजर्व बनाना था बना दिया, प्रेफरेंस वालों की डिविडेंड दे दी, तो अब जो बचा है वो इक्विटी वालों के लिए पैसा बचा। अब हम ये देख रहे हैं, ये जो पैसा बचा वो पेड अप कैपिटल का कितने परसेंट है, क्योंकि डिविडेंड उसी को दोगे जिसकी पेड अप कैपिटल कितने परसेंट है। सपोज दैट ये आ गया 10%, तो इसका मतलब हम जितना कमाते हैं उसका 10% डिविडेंड बांटते हैं, है ना। ये एक्सपेक्टेड डिविडेंड का एक रेट आ गया। अब वैल्यू पर शेयर हम ऐसे निकाल लें, देखो, वैल्यू पर शेयर हम ऐसे निकाल लें कि एक्सपेक्टेड डिविडेंड, मान लो एक्सपेक्टेड डिविडेंड, मान लो यहाँ पे एक्सपेक्टेड डिविडेंड 100 रुपए का आ गया, तो 100 रुपए का डिविडेंड दे रहे हैं, जब रिटर्न 10 का है तो एक पे कितना होगा, तो पेड अप वैल्यू जितनी है उस पे कितना होगा। अभी क्वेश्चन करोगे ना तो और अच्छे समझ में आएगा। ऑब्जेक्टिव सबका एक है बेटा, इक्विटी शेयर होल्डर को कितना पैसा मिलेगा, यही निकालना है। आइए मैं एक क्वेश्चन से आपको बताता हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 देखिए जरा क्या कह रहा है। प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ जेके इज 1,27,500। ठीक है, तो बेटा ये दे रखा है और नंबर ऑफ शेयर्स भी दे रखे हैं। तो अगर, और उसने कह रखा है यील्ड वैल्यू निकालना है, यील्ड वैल्यू बेसिस पे हमें आंसर निकालना है। तो ये बताओ, अगर आपके पास, पहले तो हमें ये निकालना पड़ता है, ये दे रखा है, तो तुरंत मेरा एक्सपेक्टेड डिविडेंड आ जाएगा। तो मैं यहां निकाल सकता हूं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड, ये हो जाएगा प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल इनटू 100। पेड अप वैल्यू होगी क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल ही तो पेड अप होगा। अब प्रॉफिट दे रखा है 127,500 का। पेड अप वैल्यू देखो बेटा, इधर देखो, पहले 50,000 पे 10 रुपए पेड है, दूसरे 50,000 पे 7 रुपए, तो 3,50,000 तो ये हो गया, और 5 लाख पूरे पूरे ये हो गए 850। तो यहां हमने लिखा 8,50,000 और इंटू 100, मतलब ये आ गया 15%। अब अगर चाहिए यील्ड वैल्यू पर शेयर,
तो ऐसे निकालेंगे, एक्सपेक्टेड रेट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट मल्टीप्लाई पेड अप वैल्यू पर शेयर। एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड है इतना, और एक्सपेक्टेड और ये देखो अदर कंपनी का यील्ड दे रखा है 20, तो ये नॉर्मल हो गया। और हमारी पेड अप वैल्यू कितनी है, हमारी दो पेड अप वैल्यू है, कुछ की 10 रुपए है, कुछ की 7 रुपए है। हाँ, मतलब क्या हुआ ना, इधर देखो, सुनो, हमारे जैसी दूसरी कंपनी 20% का डिविडेंड दे रही है, और हम डिविडेंड दे रहे हैं 15% का। ठीक है, तो हम दे रहे हैं 15% का, तो ये आ जाएगा ₹10 पेड अप, और ये है ₹10 बट 7 पेड अप। पहला कितना, दूसरा, समझ आया बेटा? अब बेटा देखो, एक क्वेश्चन होमवर्क देना चाहता हूँ, जरा सा आप देख लो। ये देखो, मैं बता रहा हूँ, पहले समझ लो ना, फिर तभी लग पाएगा। ये देखो, हमारे पास बेटा EBIT दे रखा है इतना, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब ये बताओ, 12% के डिवेंचर हैं, तो 5,000 का 12%, इसमें से इंटरेस्ट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 40% का टैक्स जाएगा, तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जो रिजर्व वालों को गया बांट दो, और देखो क्या प्रेफरेंस शेयर हैं, तो 9% इनको डिविडेंड जाएगा, ये बांट दो, तो बच जाएगी अर्निंग फॉर इक्विटी, और फिर बस निकालते चले जाना है, हो जाएगा। यहाँ कुछ टाइपिंग एरर है, आप लोगों में कुछ लिखा है, तो ये है 75, 10,000 है, तो ये आपका होमवर्क है 75। आपका होमवर्क है। 100 का मतलब 100 रुपए का एक है। अच्छा, और एक देखो कितना इजी है बेटा, 77, इसमें सब दे रखा है, नॉर्मल रेट भी दिया है, डिविडेंड भी दिया है 20 का। तो हम लोग क्या कहते थे, देखो, यील्ड वैल्यू आती थी एक्सपेक्टेड रेट अपॉन नॉर्मल रेट इनटू पेड अप वैल्यू। अब ये देखो, एक्सपेक्टेड रेट हमें 20 का दे रखा है, नॉर्मल रेट 15 का दे रखा है, पेड अप वैल्यू कई हैं, 10 है, 8 है, 5 है, तो एक बार 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 वाला आ जाएगा, 8 पे 8 वाला आ जाएगा, 5 पे 5 वाला आ जाएगा। तो 77 भी आपका होमवर्क है। हाँ, 71 है होमवर्क।
ठीक है बेटा, आज यहीं तक करते हैं। अब होमवर्क कर लो, कुछ क्वेश्चन है इसकी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो फिर थोड़े क्वेश्चन मैं करा दूंगा, फिर चैप्टर खत्म है, नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाएगा।